स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। सियासत में सुर्खियां उस वक्त गर्म हो जाया करती हैं जब जिक्र उत्तर प्रदेश का हो। देश की सत्ता भले ही दिल्ली की गद्दी से चलती हो, लेकिन इस गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वहीं उत्तर प्रदेश जिसकी सत्ता में बीजेपी 311 सीटों के साथ सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, वही उत्तर प्रदेश जो लोकसभा में 80 सदस्यों को चुनकर देश की गद्दी पर विराजमान करता है, वही उत्तर प्रदेश जिसने 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए के 63 सदस्यों को चुनकर दिल्ली भेजा। जाहिर है 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, क्योंकि 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजे जबरदस्त असर डालेंगे। इस सबके बीच जब उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में हलचल नजर आने लगे तो इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। संघ संगठन और सरकार के बीच बैठकें। यूपी की सियासत में मची हलचल के बीच अचानक बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आरएसएस के नंबर 2 माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले की एंट्री के मायने क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, सब कुछ मेरे साथ जानिए। यूपी की सियासत में सरगर्मियां बढ़ने की घटना कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, उसने यूपी की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इन सबके बीच इनसाइड स्टोरी ये है, यूपी की राजनीति में 2 महत्वपूर्ण नाम फिर चर्चा में आ गए हैं। पहला नाम है प्रदेश की राजनीति में जाने माने पकड़ रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य की, और दूसरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा का। वहीं अरविंद कुमार शर्मा, जिनको एके शर्मा के नाम से भी जाना जाता है और जिनको 4 महीने पहले किसी उल्का पिंड की तरह यूपी की राजनीति में उतारा गया था, उनके जरिए बड़े बदलाव की संभावना भी जताई गई थी। पूर्व नौकरशाह रह चुके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यूपी में आने के बाद अरविंद कुमार शर्मा न बनारस में कोरोना मैनेजमेंट में काफी काम भी किया है, साथ ही स्थितियों को सुधारने में भी अहम रोल अदा किया है। साथ ही आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा का जब जिक्र हुआ है तो उनके बारे में भी जान ही लीजिए। एके शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा ने इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज दिया। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा उठ खड़ी हुई थी कि राज्य सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने यह तक कह दिया था कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज्यादा विश्वसनीय तरीके से की गई। इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को न तो मंत्रिपरिषद में आने की जगह दी गई और न ही कोई दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंदर खाने बात यह भी उठती रही कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि अरविंद कुमार शर्मा को सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अरविंद कुमार शर्मा के साथ साथ चर्चा के केंद्र में केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। वही केशव प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और जिनके हाथ में 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त यूपी बीजेपी की कमान थी। केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी 2017 में बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और 2017 जैसा ही प्रदर्शन एक बार फिर यूपी दोहराने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है, जबकि अरविंद कुमार शर्मा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन जब तक इस पर मोहर नहीं लग जाती है तब तक कुछ भी कह पाना आसान नहीं है। इन तमाम कयासों के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में मचे सियासी हलचल के पीछे वजह क्या है।
आखिर क्या जरूरत आ गई कि यूपी में अचानक बैठकों का दौर शुरू हुआ? आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिनके चलते बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश का रुख किया? बड़े पैमाने पर बैठकों का दौर शुरू हुआ और आज हमें यह चर्चा करनी पड़ रही है। इन सबकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन के थर्ड लॉ के जरिए समझाती हूं। आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही नियम यूपी की सियासत में भी लागू हो रहा है। यहां पर क्रिया अगर कोरोना महामारी के बीच अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर उठे सवाल हैं, तो फिर उसका रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया यूपी की सियासत में मची हलचल है। ठीक उसी तरह पंचायत चुनाव के नतीजे भी इस हलचल के पीछे की वजह माने जा रहे हैं। यही दो वो बड़े फैक्टर हैं जिन्होंने यूपी में मची इस पूरी हलचल की शुरुआत की है। इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कोरोना के बीच फैली अव्यवस्था बना। कैसे, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक वक्त ऐसा भी आया था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इस दौरान कोरोना के बीच हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाई और डॉक्टर्स तक की कमी हुई। कोरोना के बीच ये वो दौर गुजरा जिसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। जाहिर है कोरोना के बीच का ये वो दौर है जिसकी यादें 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगी। और अगर यूपी विधानसभा चुनाव पर असर हुआ तो इसके साइड इफेक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर आएंगे। हालांकि ये भी जगजाहिर है कि कोरोना से रिकवर होने के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात को काबू करने पर पूरा ध्यान लगाया और कोरोना को फिर काबू में किया। लेकिन तब तक कथित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को जो डैमेज हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इस पर मंथन भी जरूरी है। अब बात दूसरे फैक्टर की कर लेते हैं। ये फैक्टर पंचायत चुनाव का है। सिर्फ जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद की बात की जाए तो प्रदेश की 3050 सीटों में से सपा और आरएलडी गठबंधन को 828 सीटें मिली, बीजेपी को 750 सीटें मिली। ये जो गैप बना उसने बीजेपी को पंचायत चुनाव में बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो साफ है पंचायत चुनाव के नतीजे यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे थे। ऐसे में बीजेपी का कम सीटों पर जीत हासिल करना पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया और यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी में हलचल मची हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दो बड़े ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने यूपी की सियासत में हलचल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बैठकों का दौर चला। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 12 से ज्यादा मंत्रियों के साथ मुलाकात की। तमाम तरह के सवालात पूछे गए। अब रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व के पास जा रही है। इन सब मीटिंग के बाद अंदर की बात क्या है उसको समझिए। मीटिंग के दौर के बाद अब एक बदलाव भी है जिसको नोटिस किया जाना बेहद जरूरी है। बीएल संतोष पार्टी जो एक अहम पद पर हैं, लेकिन वो इन नेताओं में शुमार हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। लेकिन इन तमाम हलचलों और मुलाकातों के दौर के बाद काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पहुंचते ही बीएल संतोष आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो जाते हैं। ट्वीट करके कोरोना को कंट्रोल करने के लिए यूपी सरकार की तारीफ करते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हैं। इस तारीफ का भी लोग अपनी अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं। मुलाकातों के दौर के बाद कई सवाल थे जो पूछे गए। उन सवालों के जवाब से अंदाजा लगाइए कि नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है ताकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं, तो आज लखनऊ के सांसद और विधायक और एमएलसी उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का, तो इतनी सी बात थी। तो परिचय जानने में और कोई बात नहीं। देखिए, आप लखनऊ के लोगों की आप कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, सब की चर्चा नहीं है क्योंकि कोरोना पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अब स्थिति पूर्णतः सामान्य हो गई है
और जिनको ज़रूरत है उनको बेड भी मिल रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 नए गैस प्लांट लगा रहे हैं। हम सब लोगों ने निधि से भी पैसे दिए हैं और लखनऊ में भी सभी जितने भी PSC या CSC हैं उन पर सब ऑक्सीजन गैस प्लांट लगा। कौशल आप लखनऊ के लोगों की भरपूर आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों ने देखा है, तो क्या कुछ समस्याओं को आपने बताया है केंद्रीय संगठन महामंत्री को? अभी समस्याओं के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, केवल एक परिचय सब लोगों से हुआ है। और अगर इस बार कभी कोई बात आएगी तो फिर आगे बताइए। संगठनात्मक बैठक है। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है, तो इन चीज़ों पे एक मार्गदर्शन मिला है। इसके ऊपर और कुछ है सर, तमाम तरीके की बातें हो रही है सर। आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और आपके अनुभवों का यहाँ फायदा उठाने के लिए बुलाया गया है। मैं सरकार का भी प्रवक्ता हूँ, तो सरकार और पार्टी के बीच में भी एक समन्वय होता है, उस दिशा से मुझे बुलाया गया पार्टी ने, और मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं भैया। सिद्धार्थ जी, अभी तक मीडिया पैनलिस्ट का गठन नहीं हुआ, प्रवक्ताओं का गठन नहीं हुआ, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो संगठन है, कोरोना भी चल रहा था, वो जो भी होएगा संगठन के लोग सोचेंगे, अध्यक्ष हैं और हमारे महामंत्री संगठन उसका निर्णय लेंगे। संगठन की एक प्रक्रिया होती है, पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से विभिन्न पदाधिकारियों से मिल के जाते हैं। उसी समान तौर पे आया, मैं किसी बैठक में नहीं आया, तो समान तौर पे सबसे भेंट होती है। दिल्ली जाते हैं तो भी सबकी भेंट होती है, लखनऊ आते हैं सबकी भेंट होती है। तो इसी प्रकार नहीं बताया जा रहा है कि 2022 को लेकर के और विस्तार को लेकर कोई बात मेरी कोई इस प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं। सर 2022 को लेकर के कोई टारगेट फिक्स किया गया कि 2017 फिर से रिपीट करेंगे? बड़े बदलाव के संकेत। एक ही उद्देश्य है, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो। धर्मा जी, क्या हुआ? कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना के नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय। सर यूपी में बदलाव के संकेत यूपी चुनाव 2022 के चुनाव को लेकर नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पे रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं। दिनेश शर्मा जी, जब कोरोना से निपटने के लिए टीम 9 में आप लोगों को नहीं बुलाया गया तो संगठन कोरोना से कैसे निपटेगा? चेहरा बदला जाएगा, क्या होगा सर? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो मंत्रियों के साथ अलग बैठते हैं और सतत हर समय वो बैठ कर उन्होंने चर्चा करी है मंत्रियों के साथ में, अलग भी चर्चा की है और साथ में मंत्रिमंडल के साथ भी हम लोगों की चर्चा होती है। जब संगठन के मुखिया आते हैं तो संगठनात्मक चर्चा होती ही है, वो सब सामान्य स्वभाव से होती हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। 22 को लेकर के क्या कोई मीटिंग में दिशा निर्देश दिया गया? मैंने कहा संगठन के मुखिया जब आते हैं तो संगठनात्मक चर्चाएं होती ही हैं। सर ये बताइए, संगठन आप लोगों के विस्तार की चर्चाएं हैं, क्या दम है कुछ बातों में? मैंने जितना कहना था आपको कहा है। तो क्या इसको आपके विभाग को लेकर और सरकार को लेकर फीडबैक बैठक माना जाए? मैंने कहा ना आपसे, जब संगठन के प्रमुख या मुखिया या कोई वरिष्ठ पदाधिकारी आते हैं तो संगठनात्मक चर्चाएं होती हैं। संगठन और सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी ले रहे हैं और संगठन के लिए जो भी उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी चाक चौबंद तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए ताकत के साथ जुड़ना है। इस प्रकार का निर्देश हमें
क्या इस तैयारी में परिवर्तन होंगे? क्या इस तैयारी परिवर्तन है? मुख्यमंत्री को लेकर कोई सवाल किए गए, उनकी कार्यशैली को लेकर कोई सवाल किए गए आपसे? किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में किसका गिर जाएगा कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही, बल्कि संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल के साथ 2022 को जीतने का लक्ष्य दिया जा रहा है और हम सब फिर से 2022 में विजय परचम लहरावें। जो नारा पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है और श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी दिया है, उस नारे को लेकर जनता की सेवा और इस कोविड की जो चुनौती है उसका जो हम लोग सामना कर रहे हैं, उस क्रम में ये काम रुकना नहीं चाहिए। प्रमुख रूप से इसी बात का मार्गदर्शन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, फीडबैक लिया आप लोगों से? नहीं, ठीक है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। हमारे गार्जियन हैं, विभाग कैसा चल रहा है ये जानना, ये समझना तो अच्छी बात है। काशी और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में किस तरह से हमारे संगठन के जो साथी हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आपस में सामंजस्य बनाकर जनता के बीच में सेवा कार्य करते रहें, अभी इसी बात का निर्देश है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र जी, हमारे महामंत्री संगठन बंसल जी सहित सहप्रभारी एवं क्षेत्र के अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ हमारी संगठन की बैठक हुई है। बैठक में आज हम लोगों ने सेवा ही संगठन कार्य जो हमारा चल रहा था उस विषय की एक समीक्षा बैठक किया है। समीक्षा बैठक के साथ साथ आगे हम सेवा ही संगठन का कार्य उसी प्रकार से करते रहेंगे। एक विषय हम सब लोगों ने तय किया समीक्षा के साथ साथ, और गांवी क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्र हो, इस कोरोना के संकट काल में चाहे वो आमजन हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो भी इस कोविड या कोरोना के कारण हताहत हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उनके घरों पर जाना, उनसे मिलना और मिलने के साथ उनकी स्थिति को देखना, और यथासंभव हम भारतीय जनता पार्टी के स्तर से समाज के सहयोग से हम क्या उनका सहयोग कर सकते हैं, दूसरा विषय इस प्रकार से हम लोगों ने किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रकरण में योगी कहां है? सच्चाई तो यही है कि बीजेपी योगी को उनकी स्थिति से हिलाने का जोखिम नहीं ले सकती है। भले ही 2017 में योगी बीजेपी के पोस्टर बॉय ना रहे हों, भले ही यूपी का चुनाव बीजेपी ने योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा हो, लेकिन जीत के बाद योगी बीजेपी का चेहरा बन गए। और इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं वो उनके पक्ष में जाते हैं। योगी उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं हैं जिनको उत्तराखंड की तर्ज पर बदला जा सके, क्योंकि हिंदुत्व के जमीन पर योगी की जड़ें गहरी हैं और यूपी में हिंदुत्व की जमीन पर बीजेपी जितनी भी मजबूत है, इस मजबूती की नींव तो योगी आदित्यनाथ ने ही तैयार की है। जाहिर है बीजेपी योगी को उनकी जगह से हटाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? तो बीजेपी मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है, नए चेहरों को लाया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि अरविंद कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि उन पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और ना ही किसी दूसरी लहर का कोई व्यक्तिगत आक्षेप है। इस मजबूत पक्ष के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पहले के मुकाबले और ज्यादा हो गई है। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद से देश में होने वाले हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे। एक तरह से बीजेपी उनको मॉडल मुख्यमंत्री भी बताती रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने संकट यह है कि अगर 2022 में यूपी चुनाव हारे तो इसका असर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल हारने के बाद यह डर और ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय नेतृत्व इसीलिए यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि पार्टी योगी को किसी भी हाल में उनकी जगह से हिला नहीं सकती है। यहां हालात अब काफी अटपटे से हो गए हैं। कोरोना के बीच सरकार की छवि पर असर हुआ है। पंचायत चुनाव में पार्टी को जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं मिले। बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के सिवा कोई और बड़ा विकल्प अभी नजर नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का समर्थन है और 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी के पास विकल्पों की कमी है।
अरविंद कुमार शर्मा के नाम पर विचार किया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने कम से कम अभी तक वो बड़े विकल्प के रूप में नहीं माने जा रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों को भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर वैसी ही शिकायत है जैसे कि पार्टी विधायक को है। पार्टी और संघ बैठकों के जरिए ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि योगी को हटाना कितना नुकसान पहुंचा सकता है और उस नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो तस्वीरें साफ हो रही हैं वो यही कह रही हैं कि तमाम अटकलों के बीच बदलाव हो सकता है। अब इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा होगा ये बीजेपी को तय करना है। मंत्रिमंडल में बदलाव ये साफ कर देगा कि कोरोना और पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी में सब कुछ पहले जैसा नहीं है और अगर अरविंद कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए यह बड़ा संकेत हो सकता है। ये कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी का मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि जब बात राज्यों के चुनाव की होती है, खासकर यूपी की, तो बड़ी पार्टी को रोकने के लिए कई छोटी पार्टियां रास्ते में होती हैं। आखिरी नतीजों के वक्त के साथ साफ होंगे, लेकिन तब तक अंदर से आई तमाम बातें यही इशारा कर रही हैं कि जो भी होगा कुछ बड़ा ही होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।